और भारत की ग्रोथ स्टोरी के बारे में कहा जा रहा है दरअसल ये तो जॉबलेस ग्रोथ है। तो उसका अर्थ ये होता है कि दरअसल अर्थव्यवस्था की दिशा बहुत अच्छी नहीं है। भारत आज की तारीख में इन तीनों में बहुत ज्यादा पिछड़ गया है। इस बात का एहसास सरकार को हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग को कैसे ठीक करना है इसकी कोई ट्रिक या तरकीब इस बजट के अंदर मुझे दिखाई नहीं पड़ती है। यानी सरकार को एहसास हो गया कि उनसे गलती हुई, अब उसको ठीक करने की जरूरत है। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उसने पिछले साल $3.9 बिलियन भारत से बाहर लेके गए। मुझे तो बड़ी हैरानी हुई कि मुझे लगता है कि इस बजट में कहीं किसान शब्द का इस्तेमाल भी नहीं हुआ है। क्या किसानी की सारी समस्या खत्म हो गई है? अब भारत को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि जब बजट पेश हुआ उसके फौरन बाद किस तरीके से सेंसेक्स में जबरदस्त तरीके से गिरावट आई। बजट से जो पॉजिटिव सेंटिमेंट बनना चाहिए था वो सेंटिमेंट पॉजिटिव नहीं बना है। कम से कम 3 ऐसे सेक्टर हैं जिसमें जबरदस्त तरीके से बजट बढ़ाने की जरूरत है। तब उन्होंने कंप्यूटराइजेशन का प्रोसेस शुरू किया था, तब उनका जबरदस्त तरीके से विरोध किया गया था। आज जो सिलिकॉन वैली में आप देखते हैं भारत के तमाम बड़े बड़े लोग वहां दिखाई पड़ते हैं जो गूगल को हेड करते हैं या माइक्रोसॉफ्ट को हेड करते हैं, वो उसी राजीव गांधी के पुश का नतीजा था। डिफेंस को लेकर अगर आप देखें तो इस बार भारत के बजट में तकरीबन 1 लाख करोड़ का इजाफा दिखाई पड़ा है। मोदी सरकार के बाद समझ में आ गई है कि इस वक्त भारत अपने 2 मोर्चों पर वल्नरेबल हो गया है। तो मोदी सरकार के समय में रिकॉर्ड गिरावट है डिफेंस एक्सपेंडिचर में। अब आपको चीन से भिड़ना है तो चीन कर रहा है $314 बिलियन, आप करें $86 बिलियन। नहीं, मुझे लगता है ये बिल्कुल सो बजट है, इसमें कोई बहुत दम मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। आज भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु की कांजीवरम साड़ी पहनकर 9वीं बार बजट पेश किया। कहा कि ये यूथ के लिए है, युवाओं के लिए है और यूथ एक्सप्रेस है, रिफॉर्म एक्सप्रेस है, ये कहा गया। कुल मिलाकर और कई घोषणाएं भी, कई वादे जो थे, बताया गया कि ये करेंगे, हम वो करेंगे, रोजगार ऐसे देंगे, किसानों के लिए करेंगे। इसके साथ ही साथ प्रतिक्रियाएं भी आने लगी। वो बताने लगे कि वित्त मंत्री को खुद समझ नहीं आया कि बजट क्या है, उन्हें खुद समझ नहीं आया तो हमको समझ क्या आएगा। कुल मिलाकर मुझे इस मामले में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए समझाएंगे हमको आशुतोष जी और आज बजट की खबर लेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जो पैनी नजर आज लगेगी बजट में। आशुतोष सर, बजट में पैनी नजर क्या देखती है? मुझे लगता है कि जो बातें हम लोग बार बार कह रहे थे और आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग से हमने बातचीत की थी, उन्होंने जिस ओर इशारा किया था लगभग उसको एड्रेस करने की कोशिश की है। एड्रेस करने की कोशिश का मतलब ये हुआ कि दरअसल सरकार को इस बात का अंदाजा हो गया है कि पिछले 12 सालों में बड़ी बड़ी बातें तो जरूर की गई, लेकिन जिस तरीके से प्रगति होनी चाहिए, जिस तरीके से ग्रोथ होनी चाहिए, जिस तरीके से विकास होना चाहिए, उस तरीके से विकास नहीं हो पा रहा है। और भारत की ग्रोथ स्टोरी के बारे में कहा जा रहा है दरअसल ये तो जॉबलेस ग्रोथ है। यानी जहां नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है, लेकिन फिर भी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। जब किसी अर्थव्यवस्था के बारे में इतनी बड़ी टिप्पणी की जाए तो उसका अर्थ ये होता है कि दरअसल अर्थव्यवस्था की दिशा बहुत अच्छी नहीं है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये कि जो दुनिया की वो तमाम टेक्नोलॉजीज जो पूरी दुनिया को अगले 25 साल तक गाइड करेंगी, उनको पुश करेंगी, वो 3 टेक्नोलॉजीज कौन-कौन सी हैं? और जो 3 चीजें हैं, एक तो रेयर अर्थ मेटल, वो है, दूसरा क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और तीसरा क्या है ग्रीन एनर्जी। अगर ये वो 3 चीजें हैं जो आने वाले वक्त में पूरी दुनिया को एक तरीके से गाइड करेंगी, कंट्रोल करेंगी, और पूरी दुनिया जिसके पास ही होगा वो दुनिया में अर्थव्यवस्था के मसले पर सुपर पावर होगा और बहुत मजबूत माना जाएगा। भारत आज की तारीख में इन तीनों में बहुत ज्यादा पिछड़ गया है। चाइना बहुत आगे है रेयर अर्थ के मामले में, उसकी प्रोसेसिंग के मामले में, उसको बनाने के मामले में 90% दुनिया का रेयर अर्थ चाइना कंट्रोल करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में भी चाइना एक बहुत बड़ा सुपर पावर बन गया है। और जहां तक रेयर अर्थ उसका ग्रीन एनर्जी का मसला है, उसमें भी भारत बहुत पिछड़ा हुआ है। तो अगर आप ध्यान से इसको देखें तो पहली बात ये कहने की कोशिश की गई है कि दरअसल भारत ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पिछड़ गया है, इसलिए अब हमें को जॉब यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बारे में सोचना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग को हमें पुश करना पड़ेगा। जैसे वो टूरिज्म के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं, हम टूरिज्म को बढ़ावा देंगे। तो ये सब बड़े टिटबिट्स वाले मामले हैं, इससे कोई बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा मुझे लगता नहीं है। लेकिन कम से कम सरकार को ये बात तो समझ में आ गई ना कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपका डाउन जा रहा है, इस वजह से आपकी अर्थव्यवस्था बेरोजगारी अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है और बेरोजगारी जो है वो बढ़ती जा रही है। आप भले ही दुनिया के अंदर ये कह लें कि हम तो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, आप भले ही कह लें कि आप दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन जब पर कैपिटा इनकम की बात आती है तो आप $2,800 के आसपास आते हैं, जो कि बहुत पीछे है
करीब दुनिया के 125 देशों में भी आपका शुमार उस तरीके से नहीं होता जिस तरीके से होना चाहिए था। तो एक इस बात का एहसास सरकार को हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग को कैसे ठीक करना है, इसकी कोई ट्रिक या तरकीब इस बजट के अंदर मुझे दिखाई नहीं पड़ती है। सिर्फ छोटे-मोटे कदम उठाने की कोशिश की गई है। उसी तरीके से अगर जो रेयर अर्थ के बारे में है या जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में है, उसके बारे में भी कहा गया है कि वो एक कमिटी टू रिव्यू द इम्पैक्ट ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी लाइक एआई, सर्विस सेक्टर, सेमीकंडक्टर। तो 40,000 करोड़ का मिशन 2.0 रखा गया कंडक्टर को लेकर। यानी सरकार को एहसास हो गया कि उनसे गलती हुई, अब उसको ठीक करने की जरूरत है। तीसरी बात जो है वो बार-बार कही जा रही है कि भारत का जो नेट एफडीआई है, वो नेगेटिव हो गया है। और अगर आप ध्यान से अगर उस डेटा पे नजर डालें तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, उसने पिछले साल $3.9 बिलियन भारत से बाहर लेके गए हैं। जबकि इसके पहले 10.6 बिलियन का प्लस हमारे पास था। मतलब हमारा जो नेट जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, वो लगातार भारत की अर्थव्यवस्था से अपने पैसे को निकाल रहा है, बेच रहा है और उसको निकाल के वो विदेशी दूसरे देशों के अंदर उसको इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये भारत के लिए बड़ी चिंता का प्रश्न है कि अगर नेट एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर विदेशी निवेश नहीं आएगा, तो भारत की अर्थव्यवस्था चलेगी कैसे? तो और उसके साथ-साथ जो है वो एक एक चीज और हमें हमें जो दिखाई पड़ रही है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट भी अब 6.4% बढ़ गया है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारे पास एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी इंपोर्ट ज्यादा हो रही है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है। जबकि चाइना दुनिया में इससे नंबर 1 कंट्री बन गया आज की तारीख में मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा करता है। तो इन दोनों चीजों से निपटने के लिए ये कह रहे हैं कि भाई जो फॉरेनर्स हैं वो अब इंडिया के स्टॉक्स को या शेयर को सीधे खरीद सकते हैं। जो एंटिटीज हैं उनका परसेंटेज बढ़ा के 20% 10% से बढ़ा के उसकी 24% कर दी गई है। जो इंडिविजुअल्स हैं उनको 5% से बढ़ा के 10% कर दिया गया है। तो ये कोशिश है, लेकिन ये कोशिश कामयाब होगी नहीं कामयाब होगी कहना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि ये सारे टिडबिट्स वाले वाले हैं। अब जैसे आप रेयर अर्थ मेटल को देख लीजिए, भारत ने पिछले साल तकरीबन 53,000 मीट्रिक टन इंपोर्ट किया। 53,000 मीट्रिक टन जो है वो रेयर अर्थ को इंपोर्ट किया। अब अगर आप अपनी कैपेसिटी को नहीं बढ़ाएंगे तो आपकी निर्भरता लगातार बनी रहेगी। उससे क्या फर्क पड़ेगा कि जो आज की तारीख में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, जो बैटरीज हैं, इस मामले में आप पिछड़ जाएंगे। और ये वो टेक्नोलॉजी है जो दुनिया को इस वक्त आगे लेके जा रही है, जिसपे चीन बहुत आगे है, जिससे अमेरिका बहुत आगे है। तो कहने का अर्थ सिर्फ इतना सा है कि कोई आपके मरीज को दरअसल बहुत बुरी बीमारी है और आप उसको खांसी, नजला, जुकाम का दरअसल दवा देके उसको शांत करना चाहते हैं, उसको ठीक करना चाहते हैं। आज तो सर आप आपने बताया कि हाँ सरकार को समझ तो आया है कि ये गलतियां हैं और उन्होंने कोशिश करी है, लेकिन केवल कोशिश, मुझे ये इस मामले में तो कोई रत्ती भर जानकारी कुछ है नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि बातचीत कर लेता हूँ। एक आम आदमी, मैं तो किसान परिवार से हूँ, एक आम आदमी, एक किसान, उसके लिए क्या कहा जा रहा है कि योगेंद्र यादव बाकी लोग कह रहे हैं कि यहाँ तो किसान का जिक्र भी नहीं है, खेतीहर का जिक्र तक नहीं है, ऐसे ऐसे बातें करी हैं जो कुछ बड़ी बड़ी बातें हैं, किसानों को कुछ नहीं मिल रहा है, आम आदमी को कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ मिला है, नहीं मिला है? पहली बार देश के इतिहास में एक बजट है जिसमें किसान का जिक्र नहीं है, जिसमें खेतीहर मजदूर का जिक्र नहीं है, सिंचाई की बात नहीं है, फर्टिलाइजर की बात नहीं है, किसान के लिए एक भी योजना नहीं है। कछुए के लिए भी योजना है, शेर के लिए योजना है, किसान के लिए कोई योजना नहीं है। नहीं, मुझे तो बड़ी हैरानी हुई कि मुझे लगता है कि इस बजट में कहीं किसान शब्द का इस्तेमाल भी नहीं हुआ है। हाँ जी, जितनी देर मैंने पूरे बजट को देखा या सुना है, मुझे कहीं हाँ किसान शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो ये मेरे लिए भी बड़ी हाँ हैरानी की बात ये है कि क्या किसानी हाँ की सारी समस्या खत्म हो गई है? अब भारत को कोई हाँ चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा तो हाँ। है नहीं। सरकार हम्म। ने जो 3 कानून लेकर आई थी किसानी को लेकर, उसके खिलाफ सारा किसान जो है वो सड़कों पर उतर आया। सवा साल वो जो है वो धरने में बैठा रहा और सरकार को तीनों कानून वापस लेने पड़े थे। तो इसका मतलब सरकार को इस बात का तो अंदाजा था कि खेती किसानी के अंदर दिक्कतें हैं, उसको दूर करने के लिए कानून लाने की जरूरत थी। अब पिछले हम्म। साल का अगर आप बजट को देखिए तो उसमें बार-बार किसानों का जिक्र होता था। तो इस बार क्यों नहीं किया गया? क्या कारण है? इसका जवाब सरकार की तरफ से नहीं आया।
तो जो लोग ये कह रहे हैं कि इसमें खेती किसानी के बारे में कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं जताई गई है, उसको ठीक करने दुरुस्त करने की कोशिश नहीं की गई है, उनकी चिंता वाकई में जायज है। और ये वाकई में बड़ी हैरानी हुँ, की बात ये है कि इस बजट में किसान शब्द का जिस तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए उस तरीके से क्यों नहीं हुआ है। सरकार इस सवाल का जवाब दे तो बेहतर है, लेकिन सरकार के पास शायद इन सवालों के जवाब नहीं है। सरकार को हुँ, अब पूरी तरीके से लग गया है, जिस तरीके से पूरी दुनिया में अब उथल-पुथल मची हुई है, उसके बरक्स वो बहुत पिछड़ गए हैं। अब उनको उस ट्रेन को या उस बस को पकड़ने की ज़रूरत है, तो बस तो चली हुँ, चली जा रही। अब आप दौड़ के हुँ, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब हो सकता है हुँ, आप उस बस में सवारी कर पाएँ, हो सकता है आप दौड़ते समय आप गिर जाएँ, हो सकता है हुँ, आप बस पकड़ भी लें, लेकिन फिर भी बस आपको जो उचित जगह मिलनी चाहिए, वो जगह ना मिल पाए। तो इसलिए एक बहुत दिक्कत की बात है और आपने देखा था कि जब बजट पेश हुआ, उसके फ़ौरन बाद किस तरीके से सेंसेक्स में ज़बरदस्त तरीके से गिरावट आई, हाहाकार मच गया। तकरीबन 2300 पॉइंट की गिरावट दिखाई पड़ी। निफ्टी में भी एक हुँ, भारी गिरावट दिखाई पड़ी। तो ये क्यों है? इसका मतलब ये है कि बजट से जो पॉजिटिव सेंटिमेंट बनना चाहिए था, वो सेंटिमेंट पॉजिटिव नहीं बना है। और जो हुँ, तमाम इन्वेस्टर्स हैं या जो तमाम छोटे-बड़े जो जो बिज़नेसमैन हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं हुँ, उनको बहुत ज़्यादा शायद इस बजट से उम्मीद नहीं थी और इसीलिए बजट पेश होने के पहले भी जब शेयर मार्केट खुला था, जबकि संडे को अमूमन नहीं खुलता, लेकिन चूँकि बजट की वजह से खुला था, उस वक़्त भी उसमें गिरावट देखी गई थी और वो गिरावट आगे बढ़ गई जब बजट फौरन पेश किया गया बजट पेश होने के फौरन बाद। तो वहाँ भी जो हुँ। पॉजिटिव सेंटिमेंट्स नहीं है। आज तो सर अब युवाओं की बात कर लेते हैं। शिक्षा में लगभग 2.5%, 2.6% और अ, उसके अलावा हेल्थ में भी 1.9% ही केवल जो बजट में लाया गया है। इसको आप कैसे देखते हैं युवाओं के लिए और बाकी स्वास्थ्य के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि भारत जैसे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इतनी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, कम से कम 3 ऐसे सेक्टर हैं जिसमें ज़बरदस्त तरीके से बजट बढ़ाने की ज़रूरत है। भारत को अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मामलों में दुनिया में लीड लेनी है, तो उसको हुँ, एजुकेशन, रिसर्च और जो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके डेवलपमेंट में बहुत बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा, इतना आसान काम नहीं है। मैं हुँ, आपको बता दूं कि जब 1980 का दशक था, जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, जब उन्होंने उस बात को समझा था कि भारत को टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस होना पड़ेगा, कंप्यूटराइजेशन पूरी दुनिया में एक नई क्रांति लेकर आएगा, तब उन्होंने कंप्यूटराइजेशन का प्रोसेस शुरू किया था। तब उनका जबरदस्त तरीके से विरोध किया गया था। जो तमाम ट्रेड यूनियंस थी, उन्होंने उसका विरोध किया, विपक्षी पार्टियां थी, उन्होंने उसका विरोध किया, तमाम बड़े पत्रकारों ने उसका विरोध किया, अखबारों के अंदर उसको लेकर स्ट्राइक्स भी हुई कि भाई ये जब कंप्यूटराइजेशन बढ़ेगा तो उसके बाद बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ी। लेकिन चूंकि दुनिया कंप्यूटर के रथ पर सवार थी, आपको कंप्यूटराइजेशन हुँ, करना था, भारत ने सही समय पर कंप्यूटराइजेशन का प्रोग्राम शुरू कर दिया था। इसलिए उसका फायदा भारत को दिखाई पड़ा और भारत सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हार्डवेयर में तो उतना नहीं, लेकिन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक तरीके का सुपर पावर बना। आज जो सिलिकॉन हुँ, वैली में आप देखते हैं, भारत के तमाम बड़े-बड़े लोग वहां दिखाई पड़ते हैं, जो गूगल को हेड करते हैं या माइक्रोसॉफ्ट को हेड करते हैं, वो उसी राजीव गांधी के पुश का नतीजा था। अगर हमारी सरकार जरा सी भी दूरंदेशी होती, तो आज से 10 साल पहले वो रेयर अर्थ के बारे में बात करती, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करती और उस पर न केवल बात करती, नारेबाजी करती, उस पर वो अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश करते, अच्छा अच्छा खासा उसको उस पे खर्च करने की कोशिश करते, उसमें अच्छा खासा टैलेंट पूल डेवलप करने की कोशिश करते। वो 12 सालों में हुआ हुँ, नहीं। अब अचानक आपको याद हुँ, आया कि हम पिछड़ गए, तो आप थोड़ा बहुत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक हुँ, एजुकेशन पे आपको जबरदस्त तरीके से, और एजुकेशन का मतलब सिर्फ वो नहीं कि जो आप सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं वहां पे। एजुकेशन का मतलब हुँ, ये है कि आपको बड़ी यूनिवर्सिटीज डेवलप करनी पड़ेगी, आपको वहां पे बढ़िया रिसर्च डेवलप करना पड़ेगा, आपको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ के जो पढ़े लिखे लड़के हैं वो अमेरिका ना जाए, बल्कि यही देश के अंदर रहकर देश के हित में कुछ बड़े बड़े प्रयोग करें, बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स करें, बड़ी बड़ी चीजें निकालने की कोशिश करें, जिसमें हम बहुत पीछे हैं। दूसरा, डिफेंस को लेकर अगर आप देखें तो इस बार भारत के बजट में तकरीबन 1 लाख करोड़ का इजाफा दिखाई पड़ा है। तकरीबन 6 हुँ, लाख 80 हजार का पिछली बार का बजट था, उसको 7 लाख 85 हजार का बजट करने की कोशिश की गई है। 1 लाख का जो इंक्रीज है, वो इस बात को इंडिकेट करता है कि भारत को, ये मोदी सरकार के बाद समझ में आ गई है कि इस वक्त भारत अपने 2 मोर्चों पर वल्नरेबल हो गया है। जिस तरीके से चीन और पाकिस्तान के बीच में जो एक गठबंधन है और चीन ने जिस तरीके से पाकिस्तान की मदद की ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उससे चिंता की लकीरें भारत के माथे पर जरूर खींची हैं और उसको अब वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर मैं कहूंगा, ये ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात है, क्योंकि पिछले हुँ, 12, 13, 15 सालों का अगर आप रिकॉर्ड देखें, तो मोदी सरकार के समय में रिकॉर्ड गिरावट है डिफेंस एक्सपेंडिचर में।
1.89% का डिफेंस एलोकेशन 2025 के चुनाव 25 के बजट में किया गया। अब उसमें 1 लाख करोड़ का इजाफा किया गया, यानी अगर मान के भी चलिए तो तकरीबन 2.10, 2.10, 2.15 के आसपास जो है हमारा डिफेंस बजट हुआ है। जबकि संसद की जो तमाम समितियां हैं वो बार-बार ये कह रही हैं कि आपको 3% के आसपास डिफेंस एलोकेशन करना पड़ेगा, तब जाके जो चैलेंजेस है, चुनौतियां, उसका सामना आप कर पाएंगे। क्योंकि लगता जरूर है कि हमारे पास 6.5 पौने 7 लाख करोड़ का हमारे पास बजट है, उसका तकरीबन 70 से 80% जो खर्चा होता है वो सैलरीज के ऊपर खर्चा होता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा होता है। जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के लिए जिस तरीके से आपको हथियारों की जरूरत होती है, जिस तरीके से मॉडर्नाइजेशन की जरूरत होती है, उस पर खर्च करने के लिए आपके पास बहुत कम पैसा बचता है। और मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि दुनिया कितना खर्च करती है। हमारे यहाँ बार बार कहा जाता है कि देखिए हम लोग 6 लाख 6.5 लाख करोड़ रुपए हम खर्च कर रहे हैं। हकीकत यह है कि हम कुछ भी नहीं खर्च कर रहे हैं, जबकि दुनिया में भारत 5वां डिफेंस मिलिट्री एक्सपेंडिचर पर खर्च करने वाला देश है। अमेरिका करता है $997 बिलियन, $997 बिलियन, ये 2024 का आंकड़ा है। चाइना करता था $314 बिलियन, रशिया करता है $149 बिलियन, जर्मनी करता है $89 बिलियन, और भारत जो दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कहता है, दुनिया की चौथी बड़ी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था करता है, वो उसमें सिर्फ $86 बिलियन का एक्सपेंडिचर किया है 2024 के आंकड़ों के हिसाब से। अब आपको चीन से भिड़ना है तो चीन कर रहा है $314 बिलियन, आप कर रहे हैं $86 बिलियन, तो कहां आप चीन का मुकाबला कर पाएंगे? आप सोचिए, आप चीन का मुकाबला कैसे कर पाएंगे? तो भारत को अभी तो, और लेकिन जब डिफेंस की बात आती है तब वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, देशभक्त होने का दावा करते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं। तो अगर आपकी चिंता वाकई में देशभक्ति की है, राष्ट्रीय सुरक्षा की है, पाकिस्तान और चीन के जो संयुक्त गठबंधन है उसके विरुद्ध है, तो आपको कम से कम अपने डिफेंस का एलोकेशन वो 2 और 2.5 या माफ करेगा, वो 2% के आसपास नहीं, कम से कम 3-3.5% का एलोकेशन करेंगे, तब जाके अगले 15-20 सालों में हम चीन के बराबरी आने में कुछ सोच सकते हैं। अन्यथा हम पिछड़े ही रह जाएंगे, हम पुराने हथियारों से लड़ाई लड़ेंगे, कैसे हो पाएगा वो? आज तो सर, अब आखिरी आप आम जनता के लिए क्या कहेंगे, कैसा बजट है और आपको कैसा लगा? नहीं, मुझे लगता है आज ये बिल्कुल सो बजट है, इसमें कोई बहुत दम मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। और मैं ये तो नहीं कहूंगा रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन है। कुछ कोशिशें जरूर की जा रही हैं, लेकिन वो कोशिशें बहुत देर से की जा रही हैं, और चिंताएं हैं, लेकिन उसका कोई समग्र समाधान मुझे कम से कम दिखाई नहीं पड़ता है। बिल्कुल, तो ये आशुतोष जी ने हमें बजट समझाया अभी तक, जो समझे अभी तक, लगातार सुबह से लेकर वो बजट को समझ रहे हैं और लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, और इसीलिए हमने सोचा कि अब आपके लिए आशुतोष जी के विचार लेके आ जाएं, कैसे उनको बजट समझ आया और कैसे हमको समझना चाहिए। जो भी आशुतोष जी ने बताया उस पर अभी आप भी गौर करिए, और आप भी और रिसर्च करिए, समझिए, और जितना बताया उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर भी आप गौर करिए। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.